ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री की कुछ और एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करें आज का, याद कर लेते हैं कि एरोमेटिक साइड चेन अगर है और उसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो साइड चेन जो है वो COOH में परिवर्तित हो जाता है और बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ये देख लेते हैं कि जो साइड चेन है उसमें उस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तब जाके जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में वो परिवर्तित होगा। यहाँ देखें कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन इन दोनों में है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों जो कार्बन है वो COOH में परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि COOH जो ग्रुप है वो टर्मिनल ग्रुप या इसके आगे कोई और ग्रुप नहीं हो सकता, एक सिरे में होता है ये। इसीलिए जो बाकी के कार्बन है वो यहाँ से निकल गए हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ एक कार्बन जो COOH में, ये दूसरा कार्बन जो COOH में, ये दो COOH में इस तरह से चेंज हो गए। ये वाले कार्बन की अगर बात करें, इसमें तीन और मेथल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। वह कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से KMnO4 का ऑक्सीडेशन, KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और कोई रिएक्शन इस केस में, लास्ट वाले केस में नहीं होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द कंपाउंड और कंपाउंड्स यानी एक या एक से अधिक कंपाउंड जो बेंजोइक एसिड देते हैं किसके साथ, KMnO4 ऑक्सीडेशन के साथ, वो कौन से हैं, ये उन्होंने पूछा हुआ है। हम जैसे ही देखते हैं तो सबसे पहले हमें बी नज़र आता है। बी में देखिए जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। एक तरफ ये बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ मेथिल मेथिल मेथिल, तो इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये हमें समझ में आता है। यहाँ अगर हम देखें जो ए है इसमें इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। ठीक उसी तरह से ये जो डी है इसके इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन दो हैं, दो हाइड्रोजन इसके अंदर हैं। तो ये दोनों जो हैं वो बेंजोइक एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रदान करेंगे। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इसके साथ जो ये बेंजीन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, इनमें तीन तीन हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीडेशन के द्वारा जो मिलेगा वो हमें बाइफेनल 4,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ना कि बेंजोइक एसिड। इसलिए ये बेंजोइक एसिड के आंसर को होल्ड नहीं करता। ठीक इसी तरह से बी भी जो है वो बेंजोइक एसिड प्रदान नहीं करेगा। तो आंसर है ए एंड डी, जो कि कार्बन पर हाइड्रोजन होने के कारण, मतलब वह कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस पे हाइड्रोजन होने के, उस पे हाइड्रोजन होने के कारण, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होने के कारण वह KMnO4 के साथ बेंजोइक एसिड प्रदान करेगा। तो हमारा आंसर है ए एंड डी। ए एंड डी विल गिव बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं, जो सिंगलेट कार्बीन होता है उसमें स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसमें पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन की दिशा एक ही है। यहाँ ये युग्मित है सिंगलेट में। जब सिंगलेट डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ट्रिपलेट डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो क्या होता है। सिंगलेट जब डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी खास, खास एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलता है। आप देखें कि प्रोडक्ट में ये ट्रांस में है और यहाँ जो सबस्ट्रेट है उसमें भी दोनों आर ट्रांस में थे। और ये है स्टीरियो सेलेक्टिव। जब ट्रिपलेट जुड़ता है उसी ट्रांस वाले एल्कीन के साथ, तो आप देख सकते हैं कि पहले एक बॉन्ड बनता है, फिर दूसरा बॉन्ड बनता है, और जब एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में जो समय मिलता है उसमें ये जो CC बॉन्ड है उसका रोटेशन, उसके चारों ओर रोटेशन होने के वजह से दो तरह के प्रोडक्ट, एक जो ट्रांस और एक सिस वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। क्योंकि अगर इसमें रोटेशन होगा तो ये आर जो है घूम के इस हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन आर की तरफ चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप ये जो पाई बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं। सिंगलेट जो कार्बीन होता है वो भी युग्मित होते हैं, यानी आप इस तरह से युग्मित ये भी हैं
तो एक ही बार में जैसे ही कार्बिन आता है, ये युग्मित और ये युग्मित आपस में युग्मित होकर ये पाई बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। ये वाला जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा बॉन्ड ये नए दो बनाते हैं और एक ही समय में, और ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। और दोनों बॉन्ड क्योंकि इकट्ठे बनते हैं, क्यों इकट्ठे बनते हैं? क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इसके साथ युग्मित हो जाएगा और इस पाई बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बिन के, सिंगलेट कार्बिन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित हो जाएगा। तो दोनों बॉन्ड इकट्ठे बनते हैं और जिससे कि सिंगल बॉन्ड वाली स्थिति ऐसी कहीं नहीं आती कि रोटेशन इसके चारों ओर घूर्णन हो सके। इकट्ठे ही ये बन जाता है और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास रहता है, चाहे ई हो चाहे जेड हो, वही का वही यहाँ पर हमें उत्पाद में या प्रोडक्ट में मिल जाता है। सिमिलरली जब हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, देखिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो युग्मित हैं, लेकिन जो ट्रिपलेट हैं वो क्योंकि पैरेलल हैं तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों पैरेलल होने की वजह से इस तरह से बॉन्ड बना नहीं पाएंगे। लेकिन इसी दौरान जो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले इस जगह पे था, वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, घूर्णन पॉसिबल हो गया सिंगल बॉन्ड होते ही एक्सक्यूज मी। और इस तरह से एक ट्रांस और एक सिस जो है दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावना इसमें हो जाती है। और इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा, जो अधिक स्थायी होगा वो अधिक मात्रा में, जो कम स्थायी होगा वो कम मात्रा में बनेगा। इसलिए इसको सिलेक्टिव कहा जाता है, यानी जो ज़्यादा स्टेबल है उसका सिलेक्शन ज़्यादा मात्रा में और कम स्थायी जो उसका सिलेक्शन कम मात्रा में। तो हमें जो याद रखना है वो है कि सिंगलेट कार्बिन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन देता है, और जो सबस्ट्रेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो अभिविन्यास है, वो उत्पाद में भी एडिशन के पश्चात वही का वही सिंगलेट में बना हुआ रहता है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। ये पैरेलल, ये युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, और ये भी डबल बॉन्ड जो है वो पेयर्ड है, और ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन ये हुई। एक बन ये जो है सी सी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है। इन्होंने एक एक करके बॉन्ड को बनाना दिखाया, लेकिन ये दोनों के दोनों बहुत फास्ट प्रोसेस में इस तरह से बन जाते हैं। जो ट्रिपलेट होता है उसमें देखिए एक बॉन्ड बनने के बाद दूसरा जो है पैरेलल स्पिन रह गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक जो है एक ये और ये युग्मित हो जाएगा, और ये है और ये पैरेलल रह जाएगा, जो कि यहाँ पर रखा है, लिखा हुआ है। और फिर इसके अंदर आप कह सकते हैं स्पिन हो सकती है, चेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, और जिससे कि ये वाला हाइड्रोजन उधर और वो वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, जिससे कि जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, मेजर और माइनर दोनों बनते हैं। इसके अलावा ये जो स्पिन है वो भी स्लोली पलट जाता है, तो इसीलिए कुछ प्रोडक्ट जो है वो यथावत जैसा था वैसा, और कुछ जो है उसका दूसरा फॉर्म हमें प्राप्त होता है। दो मिक्स हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे ही स्पिन पेयर्ड हो जाते हैं तो उसके आगे सिग्मा बॉन्ड जो बनना है वो फास्ट होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन आर। तो हमें दिया हुआ है ये रिएक्शन, और हमें ये मेंशन करके दिया हुआ है कि ये सिंगलेट स्टेट है, और ये जो हमारा सबस्ट्रेट है वो ट्रांस है, या आप कह सकते हैं ई फॉर्म है, या ट्रांस फॉर्म है। और इन्होंने पूछा है कि ये पी और क्यू जो प्रोडक्ट बनेंगे, प्लस छोटे छोटे मोटे और भी प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट होंगे, लेकिन ये कौन से हैं ये इन्होंने पूछा हुआ है। सिंगलेट है तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, यानी ये ट्रांस है तो उत्पाद में भी ये दो विपरीत दिशा में ही रहेंगे। तो हमें वो ढूंढने हैं जिसमें ये जो दोनों मेथल ग्रुप जो हैं सबस्ट्रेट के वो दो विपरीत तल में हों। देखते हैं यहाँ पर ये अबव बिलो, ठीक है ये हो सकता है, लेकिन ये भी बिलो ये भी बिलो, ये तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। पी में देखते हैं ये अबव एंड बिलो, ये बिलो एंड ये अबव, ये हो सकता है। यहाँ देखें मेथल ऊपर और ये ऊपर नहीं हो सकता, और फिर यहाँ पे ये नीचे और नीचे, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको हमारा जो आंसर है वो बी है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो बी में ये मेथल ऊपर है और ये मेथल नीचे है,
तल के नीचे और ऊपर, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और यहाँ पर इन्होंने जो ऊपर वाला मेथल है उसके साथ ऊपर सीएल लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऊपर वाले मेथल के साथ नीचे सीएल डाला हुआ है। बस इतना सा अंतर है कि सीएल और एफ का पोजीशन ऊपर या नीचे इन दोनों में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा जो मेन बात है, ये वो मेथल ग्रुप्स जो हैं वो ट्रांस सबस्ट्रेट से दो विपरीत उल्टे जो ऑपोजिट प्लेन्स में विपरीत तलों में ही स्थित रहेंगे, वही प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। सो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं, जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, और ये टॉलेंस रिएजेंट जो है एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ जो सिल्वर आयन है उसको सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। और भी जो बातें हमें ध्यान में रखनी है कि टॉलेंस रिएजेंट जो हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन्स को वो टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं करते। एसिटल और कीटल को टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं करते। हेमी एसिटल और हेमी कीटल जो हैं उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से वो फिलिंग टेस्ट भी देते हैं और टॉलेंस टेस्ट भी देते हैं। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि द फंक्शनल ग्रुप इन रिड्यूसिंग शुगर दैट टेस्ट पॉजिटिव विद टॉलेंस रिएजेंट इज और आर, मतलब एक भी हो सकता है आंसर, एक से अधिक भी ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो पूछा है उसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जो फंक्शनल ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, रिड्यूसिंग शुगर वगैरह का अपने को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और हमें ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप जो टॉलेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे, एल्डिहाइड देगा और कीटोन नहीं देगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा, एसिटल नहीं देगा और हेमी एसिटल देगा। तो हमारा आंसर है ए एंड सी। टॉलेंस रीजन के ऊपर खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन जो फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एक्सक्यूज मी। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें वो आमतौर पे वो अनस्टेबल होते हैं, और उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, संयुग्मित होते हैं, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें फ्लैट होता है वो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सके, लेकिन क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन के द्वारा अनस्टेबिलिटी आती है, और ऐसे यौगिकों को हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक में 4n+2 पाई हकल नियम के अनुसार होने चाहिए, और नॉन एरोमेटिक वो होते हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ गायब होगी। आमतौर पे देखा जाता है कि वो प्लानर नहीं होते या संयुग्मित नहीं होते। आप अगर इसको देखें, साइक्लोप्टर टेट्राइन को देखें तो आपको लगता है ये फ्लैट है, वरना असली में ये फ्लैट नहीं होता है, और इसमें ऑल्टरनेट इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं, जो समतलीय नहीं होने के कारण, फ्लैट नहीं होने के कारण इसमें डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस नहीं हो पाता। इसमें ये फ्लैट होने के कारण रेजोनेंस हो पाता है, लेकिन रेजोनेंस का करंट 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने के वजह से उसको अनस्टेबल कर देता है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। और एरोमेटिक के बारे में तो अपने को पता ही है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, फ्लैट यानी प्लानर होगा, तो इसमें जो रेजोनेंस होगा वो सिस्टम को स्टेबल कर देता है। ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो एंटी एरोमेटिक हैं। इसमें आप देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है सभी में, इसमें 8 है, और आप देख सकते हैं कि सबके सब जो है साइक्लिक चक्रीय हैं, संयुग्मित हैं और फ्लैट हैं, और लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से रिंग जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। एमंग द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इज और आर, एक या एक से अधिक इसमें आंसर हो सकता है, पूछा है इन्होंने। तो हम अगर देखते ही हमें नज़र आता है इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये संयुग्मन में है इस पी ऑर्बिटल के साथ। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, संयुग्मित हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे वलय में नहीं होगा, और ये जो है नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा।
तो एंटी एरोमेटिक जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ n की संख्या है 1, n की संख्या है 1, यहाँ n की संख्या है 2, तो ये जो 3 है B, C और D वो एंटी एरोमेटिक हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स, टर्पीन्स में जो है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और टर्पिनॉइड्स में फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O या फिर OH ग्रुप जो ऑक्सीजन वाले ग्रुप हैं वो इसके अंदर होते हैं। टर्पीन और टर्पिनॉइड्स में आइसोप्रीन यूनिट से वो बने हुए होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट के पॉलीमर होते हैं, डाइमर 2, 3, 4 इस तरह से यूनिट आइसोप्रीन के जुड़े हुए होते हैं। आइसोप्रीन में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें कार्बन होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट में ये है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, दिस इज़ ब्यूटाडाइन, उसमें 1 और 2 मेथिल 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है और दूसरे पे मेथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये आइसोप्रीन यूनिट है जो टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स में होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो हरे रंग से है ये एक टर्पीन यूनिट आइसोप्रीन यूनिट है। ये नीले रंग से ये 5 कार्बन का दूसरा आइसोप्रीन यूनिट है। ये लाल रंग का तीसरा आइसोप्रीन यूनिट है। ये चौथा आइसोप्रीन यूनिट है। इस तरह से अलग अलग आइसोप्रीन यूनिट को इन्होंने अलग अलग रंग से दिखाया हुआ है और जिससे कि हमें ये पता पड़ता है कि ये टर्पीन्स हैं जो आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 ये एक आइसोप्रीन यूनिट है। दूसरा जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5 अलग रंग से दिखाया हुआ है। तीसरा ये है। तो इस प्रकार से कुछ आइसोप्रीन यूनिट्स के टर्पीन्स के एग्जांपल्स यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ और टर्पीन्स जो हैं और टर्पिनॉइड्स यहाँ पर आप एग्जांपल्स इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स इज, टर्पीन और टर्पिनॉइड दोनों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है इन सारे जो एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं। अपने को कुछ नहीं करना है, सीधे हम जो कार्बन की संख्या अगर गिनते चले जाएं इन सभी में तो हम पाएंगे कि इनमें से 7 ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे हैं जो C5 वाले आइसोप्रीन यूनिट के मल्टीपल्स हैं, यानी उनके गुणक में इनके अंदर जो कार्बन की संख्या है वो 5 इंटू 1 या 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 यानी 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, 5 इंटू 2 यानी 10, 5 इंटू 3 यानी 15, 15। तो 5 के गुणे में जो मल्टीपल में जो कार्बन एटम्स की संख्या होगी उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स हैं। टर्पिनॉइड्स वो जो जिसमें OH है लेकिन कार्बन की संख्या गिन के देखना है। C10 यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट हैं, C15 यानी 3 आइसोप्रीन यूनिट हैं। इसी तरह से हमको जो इसमें से आंसर इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इसमें संख्या है 7 और इसमें से जो C11 है वो टर्पीन नहीं है, C12 टर्पीन नहीं है, इसी तरह से C32 जो है वो टर्पीन नहीं है, C17 टर्पीन नहीं है। तो 10 और 15 वाले जो है वो टर्पीन्स हैं और यह टर्पिनॉइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज इस वीडियो का, इसमें पूछा हुआ है, ये मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है और पूछा है कि टेल अस द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, के हमें कितने संभव इसमें स्टीरियो आइसोमर इसके अंदर बन सकते हैं, त्रिविम समावयवी इसमें कितने बन सकते हैं। तो इसमें जैसे ही नज़र हमारी पड़ती है तो देखते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक और भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इसके इस कार्बन पे दोनों एक जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस आइसोमर ये प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि इसके सिरे में दोनों मेथल ग्रुप्स एक समान ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम इन डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें इस सिरे में एक हाइड्रोजन और एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इस वाले सिरे में एक हाइड्रोजन और एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 अलग अलग ग्रुप हैं। उसी तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड C में एक हाइड्रोजन, एक CH3,
एक हाइड्रोजन और एक ये वाला ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यानी ये वाला जो डबल बॉन्ड और ये जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों ये और ये दोनों डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर का अर्थ है कि वो केंद्र, वो कार्बन या वो केंद्र जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म, त्रिविम समावयवता प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है। इसके साथ ही हमारी नज़र पड़ती है इस वाले कार्बन पर। ये तो सिस या ट्रांस यानी ई या जेड जो है, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस जो होता है वो आमतौर पर जो समेन होता है जेड होता है, और ट्रांस जो होता है ई होता है। तो जेड ई ट्रांसफर स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ई जेड आइसोमेरिज्म जो है डबल बॉन्ड प्रदर्शित करता है। और जो ये कार्बन है, ये कार्बन स्टीरियोजेनिक केंद्र इसलिए है एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन, एक OH, तीसरा ये ग्रुप और चौथा ये ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कायरल कार्बन है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता ये दिखा सकता है। तो उसका मतलब अगर हम इसको टोटल देखें तो 1, 2 और 3 स्टीरियोजेनिक केंद्र हैं। संख्या जब निकालनी होती है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 to the power n होंगे। तो यहाँ n केंद्र जो है वो उसकी संख्या है 3, तो 2 to the power 3 यानी 8 इसमें स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। 8 इसका आंसर है। अगर आप वैसे अगर नहीं फॉर्मूला पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है या भरोसा नहीं हो रहा है या फिर आपको याद नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों सिस हो सकते हैं, और उसके साथ ये जो है वो आर कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, दोनों के दोनों सिस, या एस कॉन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा वो आर या एस कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ठीक उसी तरह से ये देखिए, ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन की पहला बॉन्ड सिस हो, दूसरा ट्रांस हो, तो ये तीसरा जो सेंटर है वो आर हो सकता है या फिर वो एस हो सकता है। अगर दोनों बॉन्ड ट्रांस हैं तो पहला जो ऑप्टिकल है वो सेंटर है वो आर हो सकता है या फिर वो एस हो सकता है। अगर पहला ट्रांस है और दूसरा सिस है तो उसका पहला आर भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन है, या दूसरा जो जो ऑप्टिकल वाला केंद्र है वो सिस सॉरी एस कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है, आर या एस कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है। तो ये जो पहले दो टर्म्स हैं टी और सी, टी है ट्रांस के लिए और सी है सिस के लिए, आर और एस जो है वो इस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये सी एन सी इन दोनों बॉन्ड के सिस के लिए, और सी एन टी यानी ये सिस ये ट्रांस, टी एन टी यानी ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस, और टी एन सी यानी ये ट्रांस और ये सिस। इस तरह से कॉम्बिनेशन लगा के भी आप इसको इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।